अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का लेक्चर का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है जी। तो इस टॉपिक में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, उनका हम एक रिकैप कर लेते हैं जी। सो पिछले लेक्चर में हमने जो लीनियर फंक्शंस हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे थे फंक्शंस की फॉर्म में, उनकी हमने कुछ अप्लाइड फॉर्म्स हमने देखी थी अपने पिछले लेक्चर में। ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा था कि लीनियर डेप्रिसिएशन फंक्शन हमने देखा था। ठीक है, जिसके मुताबिक ये था कि जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता है किसी चीज़ की जो मौजूदा वैल्यू है वो वक्त के साथ साथ एक लीनियर पैटर्न के साथ डिक्रीज होती जाती है। तो ये लीनियर डेप्रिसिएशन फंक्शन हमने इसको इस सेंस में देखा था, और उसमें फिर जो उसका स्लोप बनता था वो टाइम बढ़ने के साथ साथ चूंकि वैल्यू कम हो रही है तो वो नेगेटिव स्लोप हमें मिलता था। और इसके लिए हमने बताया था कि ये आमतौर पे ज़्यादा अकाउंटिंग और टैक्स पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो परचेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ओरिजिनल प्राइस होती है जो कि पे की जाती है जब एसेट परचेज किया गया था। ठीक है, और सैलवेज वैल्यू उसकी जो होती है वो क्या होती है कि वो वैल्यू जो कुछ अरसे बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद जो उसकी वैल्यू रह जाती है वो उसकी बाकी वैल्यू बचती है जो यूज़ होने के बाद रह जाती है। ठीक है, तो ये हमने डेप्रिसिएशन का लीनियर डेप्रिसिएशन फंक्शन पढ़ा था। फिर उसके ऊपर एक हमने एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ट्रक की एग्जांपल दी थी कि बिल्कुल न्यू ट्रक है और उसके बाद कुछ अरसे बाद उसकी पर ईयर उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो उसका एक फंक्शन की फॉर्म में हमने देखा था। फिर उसमें हमने जो वैल्यू बताई थी मौजूदा वैल्यू क्या थी कि परचेज वैल्यू में से डेप्रिसिएशन रेट अगर माइनस कर दिया जाए तो वो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती थी मौजूदा वैल्यू। और फिर हमने डेप्रिसिएशन रेट को हमने पढ़ा था कि वो डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है कि परचेज वैल्यू से हम सैलवेज वैल्यू को माइनस कर देते थे और बाकी उसकी जो यूजफुल लाइफ होती थी उस पर डिवाइड करने से हमें डेप्रिसिएशन का जो आंसर है वो मिल जाया करता था। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद हमने नीचे आके फिर कोई डिमांड फंक्शन देखा था कि डिमांड फंक्शन इन जनरल बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, लेकिन इन जनरल अगर बाकी तमाम फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख लें तो हमारे पास जो मेजर फैक्टर इसका होता है डिमांड फंक्शन का वो उसका प्राइस है कि ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस प्राइस की वजह से होती है। सो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो वो हमने उसके बहुत सारे पॉसिबल वेरिएबल्स को जहन में रख के फंक्शन देखा था। फिर उसके बाद उसकी लीनियर डिमांड फंक्शन में हमने देखा कि उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होने की वजह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। ये हमने फंक्शन की फॉर्म देखी थी। फिर इस तरह हमने उसका इन्वर्स फंक्शन देखा कि प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड में भी हमने उसे कन्वर्ट किया था। फिर हमने लीनियर सप्लाई फंक्शन देखा था, फिर उसको प्राइस को एज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई हमने देखा। तो जब हमने लीनियर सप्लाई फंक्शन देखा तो वो उसका इंक्रीजिंग फंक्शन था कि जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती हैं तो बेचने वाला एग्री होता है कि वो बाजार में उस चीज़ को लेके आए, सप्लाई बढ़ा दी जाती है। इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशनशिप था इसके अंदर। उसके बाद हमने मार्केट इक्विलिब्रियम देखा था कि मार्केट के अंदर जो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जितनी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएँ वो सारी की सारी बिक जाएँ, ज़ाहिर है उसके लिए ख़ास ऐसी प्राइस रखी जाती है कि ना बेचने वाले को उसके ऊपर कोई नफ़ा नुकसान हो और ना चीज़ वो मार्केट से यानी शॉर्टेज हो और ना सरप्लस हो जाए। तो उसके लिए यानी डिमांड और सप्लाई जो है वो पूरी की पूरी हो जाए। तो मार्केट इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखा करते थे, और जिस पॉइंट पे जिस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई आपस में क्रॉस करते थे वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता था। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ा था। और फिर उसके अंदर हमने कुछ उससे रिलेटेड और जो जो अप्लाइड क्वेश्चंस थी आपकी लीनियर फंक्शंस जो थे डेप्रिसिएशन, डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, इनसे रिलेटेड हमने कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो ये हमारा रिकैप था पिछले लेक्चर का जी। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो क्या होगी वो हमने देखनी है।
उसके बाद हमने इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जब प्लॉट होता है तो वो किस किस्म के ग्राफ, उसकी शेप क्या होती है वो हम देखेंगे। उसके बाद कनकेविटी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आखिर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 3 पॉइंट्स से पास होने वाले डाटा दिया जाएगा और उसकी मदद से हम वापस इक्वेशन को डेवलप करेंगे जी। तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस में सबसे पहले यह है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो रियल लाइफ में हमारे जो बहुत सारे फिनोमेना हैं वो जरूरी नहीं कि हर एक फिनोमेना लीनियर पैटर्न रखता हो, ठीक है। नॉन लीनियर पैटर्न्स भी होते हैं हमारे रियल फिनोमेनास में, और नॉन लीनियर पैटर्न में जो सबसे सिंपल नॉन लीनियर पैटर्न है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं कि अगर आपने रूम का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक 3 डायमेंशन किस्म की शेप होगी जिसके लिए इसका मतलब उसके 3 पॉइंट्स वहाँ पे डेवलप होंगे और वहाँ से आप उसके लेंथ, हाइट और विड्थ जो भी है उसकी मदद से आप उसका रूम का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर वो 3 पॉइंट्स आपके पास हों तो आप वो इक्वेशन भी डेवलप कर सकते हैं। फिर फिगरिंग अ प्रॉफिट कि आप इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है वो नॉन लीनियर प्रॉफिट की फॉर्म में भी स्टडी किया जा सकता है। फिर इस तरह एथलेटिक्स के अंदर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन बिकम्स हाईली यूजफुल इन एथलेटिक इवेंट्स दैट इन्वॉल्व थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक शूट पुट बॉल्स एंड जेवलिंग, ठीक है। तो ये जो आप मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स होती हैं आपकी एथलेटिक्स के अंदर, ये उसमें भी मुख्तलिफ 3 डायमेंशन टाइप पॉइंट्स में चीज़ों को अगर हम स्टडी करें तो उससे जो उनकी बैक पे जो एक आपका मॉडल डेवलप होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आती है। इस तरह स्पीड, अगर क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर किस्म के स्पीड के फंक्शंस हैं तो उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डेवलप की जा सकती जी। अब हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन इन्वॉल्विंग 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने बहुत पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, वो बिल्कुल यही चीज़ होती थी, लेकिन उस वक्त हमने इनको एज अ फंक्शन के तौर पे नहीं लिया था, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लेते थे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी। आज हम इसको एज अ फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फंक्शन है उसका फंक्शन की फॉर्म में ये फार्मूला होगा जिसमें ये राइट साइड पे तमाम इनपुट्स होंगी और लेफ्ट साइड पे फंक्शन का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसकी ए, बी और सी जो है ये इसके अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं और एक्स जो है ये इसके अंदर सिंपल एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन अपॉन 1 वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर ए, बी, सी जो है वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं और जो इसकी जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। और इसकी द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ कर्व कॉल्ड द पैराबोला। जब भी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को आप प्लॉट करते हैं तो आपके पास जो शेप बनती है वो एक पैराबोला बनती है, लाइक यू शेप या एन शेप फिगर्स आपके सामने आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात ऑब्जर्व करने की है कि अगर हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसके अंदर इसने आपने देखा होगा लिखा हुआ है ए, बी एंड सी आर नंबर्स विद आर नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों 0 नहीं होने चाहिए वरना ये क्वाड्रेटिक नहीं मतलब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। बट एक सेंस में क्वाड्रेटिक वो रह सकता है सेकंड डिग्री इक्वेशन कि अगर बी और सी 0 भी हो जाए तो पीछे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कोई फंक्शन रह सकता है। बाकी उसको फिर यूं लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी, ठीक है। लेकिन अगर a 0 हो गया तो ये फंक्शन सिरे से क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, बात फिर b से शुरू होगी, bx प्लस सी, यानी ऐसा ही है जैसे mx प्लस सी होता है। तो ये एक छोटे से ये इसलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि इसको क्वाड्रेटिक रखने के लिए इसकी कंडीशन है कि a, b, c 0 हो, ठीक है जी। अब जो इसके ग्राफ्स हैं वो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को पैराबोला कहा जाता है और ये एक ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड एक फिगर होती है, ठीक है। और इसकी विड्थ और स्टीपनेस जो है वो बड़ी छोटी हो सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये भी एक पैराबोला है, ये यू शेप है, ये इसकी ये स्टीप ज़्यादा है, विड्थ कम है। ये ज़रा वाइड किस्म की यू शेप है और ये एन शेप है, तो ये उल्टा यू है या एन शेप इसको आप बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो ये इसने मुख्तलिफ आपको ग्राफ्स की इक्वेशंस दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस की इक्वेशंस दी हुई हैं। ये y जो है ये सिंपल एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये आपको ये रेड लाइन में ऐसी शेप में मिलेगी। ये आगे कुछ क्वेश्चंस में हम बनाएंगे भी, वहाँ पे भी ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नीचे 1/2 एक्स स्क्वायर है, तो ये थोड़ा सा आप ये देखें ये वाइड हो गई है इसकी फिगर। फिर इस तरीके से
यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर है। जाहिर है जब ये स्क्वायर खुलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, तो ये दोबारा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह ये नीचे भी, तो ये सारी जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्राफ्स होते हैं वो होते ही यू शेप है। ठीक है जी। इसी तरह ये नीचे आप देखें ये और ग्राफ्स हैं, या यू शेप होगा या एन शेप होगा जी। उसके बाद हमारे पास आता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर वो 3 पॉइंट्स में से एक पैराबोलिक जो कर्व है वो पास हो रही है तो हम उससे वो फंक्शन कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि अनदर एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज टू कर्व फिटिंग आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ एस प्लेन्स। ठीक है, सिंस अब आपके पास एक पैराबोला है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको 3 इज कैन बी स्पेसिफाइड बाय द 3 numbers. It is reasonable to suppose that we could fit a parabola to 3 points in the plane. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इसको सेटिस्फाई करने वाले 3 पॉइंट्स हों तो हम वापस इस इक्वेशन पे आ सकते हैं। ठीक है, अब उन 3 पॉइंट्स को हमने कैसे उनकी मदद से पैराबोला उस पर फिट करना है, यानी वापस इस इक्वेशन को डेवलप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तरीका ये हुआ करेगा कि पहले हमने इस इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म लिख लेनी है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जो कि पास करती है इन पॉइंट से 0, 1, 1, 5 और 2, 3 से। जब इन पॉइंट्स में से ये पास करती है तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इस इक्वेशन के अंदर ये तीनों पॉइंट्स हम बारी बारी पुट करेंगे और हमें यहाँ से 3 इक्वेशन मिल जाया करेंगी। फिर हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जो सबसे आसान इक्वेशन है उससे वैल्यू किसी दूसरी में 2 में पुट कर दें। तो आप इक्वेशन जैसे अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि सी की वैल्यू पहली स्टेप पे ही आपको मिल गई है। अब अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे इस सी की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म जो है वो सिंपल आ जाएंगी। ठीक है, यानी a प्लस बी और 4a प्लस 4b की फॉर्म में ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अगर a को इसको ख़त्म करेंगे तो b का आंसर आ जाएगा, अगर b को वैनिश करेंगे तो a का आंसर आ जाएगा। बार सूरत 2 और 3 इक्वेशंस के बामी सॉल्यूशन से a और b वहां से आ जाएंगे और c आपको पहले ही आ जाएगा। तो इस तरह ये तीनों जब आपको a, b और c की वैल्यूज मिल जाएंगी तो आप जनरल इक्वेशन के अंदर a की जगह आप -3, b की जगह +7 और c की जगह +1 पुट कर देंगे तो आपके पास इस फॉर्म में इन 3 पॉइंट्स की मदद से इस पे पैराबोलिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, सो अब अगर इसका ग्राफ हम देखें तो यही जो 3 पॉइंट्स हैं 0, 1, 1, 5 और 2, 3 ये हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे सारे इसमें प्लॉट हुए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास ये यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या आंसर है 0, 1, x की वैल्यू 0 के अगेंस्ट और फिर 1 और फिर ये सारे पॉइंट्स मतलब इस पे जब प्लॉट होंगे तो आपको यही वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब इसकी जो कर्व बनेगी उसकी शेप इस फॉर्म में आ जी। उसके बाद हमारे पास आता है कनकेविटी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ये उस वक्त जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था शुरू में उस वक्त भी हमने देखा था कि यही वहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है अगर उसका जो वो है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो वो कनकेव अप होगा यानी ये यू शेप होगा, और अगर ये लेस देन 0 है तो ये कनकेव डाउन होगा यानी एन शेप होगा। ठीक है, तो ये जब यू शेप होगा तो इसका जब तक ये इस फॉर्म में होगा इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा, फिर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा और बाद में स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये कनकेव डाउन होगा तो पहले जो है वो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे आके स्लोप 0 होगा और फिर डाउनवर्ड स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्केविटी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है जी। तो इससे जो रिलेटेड आपके अगर आप फर्दर डिटेल पढ़ना चाहें तो जो आपकी बुक का पेज है 218 से 227 आप उस बुक में जो बुडनिक की बुक है जो आप मैथमेटिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज, उसके पेज नंबर 218 से 227 तक आप बाकी जो इससे रिलेटेड चीज़ें वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं जी। तो ये सारी बेसिक्स देखने के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज के अंदर और उसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो रिलेटेड है आपके टॉपिक से। ठीक है, अब जो आपकी ये फॉलो अप एक्सरसाइज है ये पेज 227 पे है उसी बुक में, 6.1 सेक्शन है
और इसमें कहता है कि इन एक्सरसाइजेज 1 to 16 यानी पहले जो 16 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर डिटरमाइन विच फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक, कौन से फंक्शंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक हैं, और अगर वो क्वाड्रेटिक हैं तो बताएं आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो जो उन क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं यानी एक्स का कोएफिशिएंट जो ए है और एक्स का कोएफिशिएंट जो बी है और जो कांस्टेंट है वो सी, वो आइडेंटिफाई करके बताने हैं कि आपके पास उनकी क्या वैल्यूज हैं। तो ये इन सवालों का मतलब ये है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² - 20। ठीक है, अब अगर आप इसका आसान तरीका है कि आप गिवन जो फंक्शन है उसको पूरे क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में लिखें, यानी अगर उसमें x नजर नहीं आ रहा तो खुद से x ले आए और उसको 0x लिख दें। अगर कांस्टेंट ना होता तो खुद से 0 ले आते और हम उससे 0 लिख देते एंड पे। ठीक है, और अगर x² ना होता तो हम 0x² लिखते और उसको खुद से हम उसको यानी जनरल फॉर्म की सारी ए बी सी की टर्म्स पूरी कर देनी है आपने। ठीक, और ये करने के बाद आप देखें कि आपने इसमें जब ये लिखा तो ये 4x² - 20 गिवन था, आपने क्या लिखा 4x² की जगह 4x² लिखा। अब तरतीब में इसके बाद x की टर्म आनी चाहिए जो कि गिवन क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको क्या लिखना चाहिए 0x प्लस आगे -20 है तो प्लस बाहर रख के अंदर माइनस ब्रैकेट में ले जाएं ताकि जनरल फॉर्म बन जाए ax² प्लस bx प्लस c। तो अब जैसे जैसे हम बोल रहे हैं यहीं से हमें पता चल रहा है कि एक है, तो ax² यानी 4x², तो a हो गया 4 प्लस bx प्लस 0x, तो b की वैल्यू होगी 0 प्लस c यानी प्लस -20, सो c की वैल्यू होगी -20। तो यहां से हमें ये a b और c को जो है वो उसकी पहचान होगी कि a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है -20। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन 2 पे आए तो लिखा हुआ है x² - 3x। अब इस पे गौर करें तो इसमें कांस्टेंट वाला हिस्सा नहीं है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो पहले तो हम लिखेंगे कि ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है कि इसके अंदर जो वेरिएबल राइट साइड पे है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है। और दूसरी बात, जब आप इसको उस तरह लिखेंगे तो आप इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको अलग करके लिखते जाएं। तो x² प्लस इस 3 को माइनस में कर लें, ब्रैकेट में कर लें -3x और प्लस आगे रह गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या हो गया 1/4x² प्लस -3x प्लस 0। अब ये जो x² के साथ है ये 1/x a हो गया, जो x के साथ -3 है ये b हो गया, और जो बाकी 0 जो था ही नहीं वो c हो गया। तो ये इस तरह हमने a b और c को यहाँ से देख लिया कि वो क्या वैल्यूज होंगी। जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें फंक्शन लिखा है g of h = 3h - 450। अब इसमें देखें हमारी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का बेसिक रूल था कि इसके जो कांस्टेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ वो h² वाली टर्म है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, ये सिंपल लीनियर फंक्शन है। और अगर मैं इसको सिंपली 0h² लिख भी लूँ तो ये इसके महज 0h² लिखने से ये क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगा, सिर्फ फॉर्मेशन बनेगी। तो इससे हमें a 0 मिल जाएगा, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी और c की वैल्यू -450 मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम नीचे चलते जाएं और ये जैसे इक्वेशन है इसमें u² 3 - u + 24, तो इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमें a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर u की 2 है। इसी तरह s - 4 का स्क्वायर लें तो होल स्क्वायर ओपन करें तो s² - 8s + 16, तो s² के साथ 1 लिखा हुआ है तो a 1 हो गया, b -8 हो गया और c 16 हो गया, और ये बजाते खुद एक क्वाड्रेटिक जो है वो फंक्शन है। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो ये अंदर तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, लेकिन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर होने की वजह से इसकी मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। जब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा तो हम उसका a b c नहीं बता सकते, इसलिए हमें इतना ही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। उसके बाद अगर इसको देखें तो ये वैसे ही क्वाड्रेटिक है, सिर्फ 3 डिवाइड हो रहा है, हर एक के नीचे अगर 3 डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू -4/3 और c की वैल्यू 5/3 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फंक्शन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये क्वाड्रेटिक है और ये आपको साथ साथ इसकी वैल्यूज a b c की मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो ये थर्ड रूट ऑफ दिस होल है,
तो जब मैं थर्ड रूट ऑफ दिस होल को ओपन करूंगा तो ये पावर 1/3 बन जाएगी। अब जब ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 6 × 1/3 ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे h-4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब h-4 का हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के तौर पे चीज सामने आ जाएगी और हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसकी जो a और b और c की वैल्यूज हैं, a क्या है 1 है, b 8 है और c की वैल्यू हमारे पास 16 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये a, b और c यहाँ पे आ गए और ये फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे जो पहले 16 क्वेश्चन थे उनके अंदर से हमने कुछ क्वेश्चन चुन के यहाँ पे कर लिए, बाकी भी आप इनमें कर सकते जी। अब ये जो आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं 17 से 32, इसमें ये कह रहा है कि पहले तो आप गिवन फंक्शन जो पैराबोला रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी कॉन्केविटी बताएं कि वो कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। फिर उसके बाद इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो हैं वो आप अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो बताएं और उसके बाद इसको स्केच भी कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक फंक्शन है -x²। अब इसकी कनकेविटी क्या होगी कि इसके साथ जो कोएफिशिएंट है a वो माइनस का है, तो वो आप देखें वो a चूंकि -1 लेस देन 0 है तो ये कनकेव डाउन होगा, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो इस फॉर्म में बनेगी, एन शेप बनेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। अब बिल्कुल जैसे लीनियर के फॉर्म में क्या होता था, अगर y इंटरसेप्ट निकालते थे तो x को 0 करना पड़ता था और अगर x इंटरसेप्ट निकालना होता था तो हम y को 0 करते थे। तो उन्हीं लाइंस के ऊपर हमने यहाँ पे y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट कैसे निकाले कि एट x = 0 हमने फंक्शन में x 0 पुट कर दें तो हमें y का एक आंसर मिल जाएगा। तो x को हमने फंक्शन में पुट किया 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 × -1 ये 0 आ जाएगा। तो x 0 पे y 0 है। ठीक है, फिर हमने y को 0 रखा तो हमने देखा x क्या आता है, तो y को 0 रखने से भी x 0 आ गया। इसका मतलब कि इसका जो इंटरसेप्ट है वो ओरिजिन के ऊपर लाई करता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे ये लाइन x और y 0, 0 है वहीं पे इसका कॉमन पॉइंट है इस पूरे पैराबोला का। उसके बाद इसको स्केच करने का तरीका ये है कि जो इसका इंटरसेप्ट पॉइंट्स आ जाएं उसके आगे पीछे कुछ माइनस के पॉइंट्स और कुछ प्लस के पॉइंट्स रख के वो आप फंक्शन में पुट करें। ये जो फंक्शन है आपका तो उसमें x पुट करते जाएं तो आपके पास इस फंक्शन के आंसर आते जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर -1 मैंने इसमें पुट किया है x की जगह तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और ये साथ बाहर माइनस अलग लगा हुआ है। ठीक है, यानी x की जगह -1 पुट किया है, सो माइनस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, तो उस -1 का स्क्वायर +1 और बाहर माइनस लगा हुआ है, इसलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास -1 आ गई। ठीक है, इसी तरह 1 के ऊपर भी आंसर हमारे पास माइनस में ही आएंगे क्योंकि ये बाहर के माइनस का उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ अंदर का जो ऊपर का स्क्वायर है वो अंदर वाले माइनस को प्लस या प्लस को प्लस कर रहा है। तो इस तरह ये आपने सारी वैल्यूज बार बार 1 बाय 1 फंक्शन में पुट की तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब अगर आप इन वैल्यूज को एक्स एक्सिस के अगेंस्ट इस फंक्शन को प्लॉट करें तो आप देखेंगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास ये एक एन शेप यानी उल्टा यू शेप पैराबोला बन जाएगा, जो इसकी कनकेव डाउन यहाँ से साबित हो रहा है इसकी कनकेविटी कि ये उल्टा यू शेप है या एन शेप जो है ये कर्व बन रही है। तो ये इसका पहले क्वेश्चन का जो 17 था उसको हमने यूज जी। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके अंदर अगर हम देखें तो ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी -1 है, ये कनकेव डाउन है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जब हमने x और y इंटरसेप्ट की बात की तो हमें x y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करना है और x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करना है। तो पहले हमने जब x को 0 किया तो हमने पूरे फंक्शन में 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने से हमें जो आंसर मिला वो मिला -9। तो हमारा पहला पॉइंट आ गया 0 और -9। उसके बाद दूसरा हमने y को 0 किया यानी पूरे फंक्शन को 0 किया लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन एक बन गई x² - 6x + 9 = 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं और होल स्क्वायर लेके अंडर रूट लें तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई। या दूसरे अल्फाज में अगर आप इसके कर लें, इसके फैक्टर्स कर लें x² - 3x - 3x + 9 तब भी x का आंसर 3 आ जाएगा। तो y को 0 रखने से x 3 आ रहा है और x को 0 रखने से जो y है वो -9 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स हैं वो 2 इंटरसेप्ट्स हैं। एक इंटरसेप्ट क्या है कि आपने x 0 रखा था तो y -9 आया था। तो आप यहाँ गौर से देखें तो x 0 है तो यहाँ पे ये एक जगह पे कट हो रहा है। ये मैं इसको क्लोज करता हूँ।
ये नीचे y की वैल्यू है, ये ऊपर x की वैल्यू है। x इक्वल टू 0 के अलॉन्ग ये कर्व y एक्सिस को इस -9 पे कट कर रही है, तो ये एक इंटरसेप्ट हो गया। और दूसरा क्या है कि x इक्वल टू 3 जब आपने रखा था तो इसी पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y 0 मिल रहा है, तो ये भी एक इसका इंटरसेप्ट है। इसके ना दो इंटरसेप्ट हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास ये एन शेप या उल्टा यू शेप ये कर्व आपको मिल रहा है जी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 23 से को अगर आप देखें तो इसके अंदर इसका कोएफिशिएंट 1/2 प्लस में है, ठीक है। ये 1/2 प्लस में है, इसलिए a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये कनकेव अप है। इसी तरह नीचे जब आपने इसके y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकाले तो उसी तरीके से पहले x 0 रखा तो y का आंसर आया, फिर y 0 रखा और प्रॉपर सॉल्व करने के बाद x के हमें दो मुख्तलिफ आंसर मिले। तो एक इंटरसेप्ट हमें मिला 0 0 के साथ, यानी एक पॉइंट क्या है 0 0। तो हम देख सकते हैं कि ये 0 0 पे भी ये लाइन क्रॉस हो रही है, ये 0 0 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें जो इंटरसेप्ट मिला वो क्या मिला है, वो हमें एक मिला है 0 और 20, ठीक है, 0 और 20 मिला है। उसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये पॉइंट मिल रहा है कि यहाँ पे ये लाइन जो है y0 और x20 के ऊपर ये यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो इसके ये दो इंटरसेप्ट्स आ गए। और बाकी प्लॉट करने का वही तरीका है कि जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज हैं वो इसमें कुछ पुट करें, कुछ प्लस पुट करें, कुछ माइनस पुट करें, और जो भी आंसर्स आए उनको अगर हम ग्राफ में शो करें तो ऐसे यू शेप आ गए। अब ये यू अपवर्ड इसलिए है कि इसका जो कोएफिशिएंट था वो पॉजिटिव था और ये कनकेव अप आपके पास फंक्शन की कर्व आ गई है जी। इसी तरह ये आगे जो क्वेश्चन है आपका 24, ये भी इन्हीं लाइंस पे है, ये भी आप देख लीजिएगा। सिंपल इसमें फर्क ये है कि इसका कोएफिशिएंट जो है a माइनस में, ऐसे ये कनकेव डाउन हो गया, बाकी सारा क्वेश्चन उन्हीं लाइंस पे। अच्छा, फिर इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको देखते हैं। स्केच द फॉलोइंग, वो कह रहा है इसको स्केच करें। स्केच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन मेकिंग नोट ऑफ द वैल्यू ऑफ एयर फ्लूइड फॉर द स्केच एंड द रिलेटिव शेप स्टीपनेस ऑफ द 3 पैराबोलास। वो सिंपल ये कह रहा है कि आपने ना तीनों, ये एयर फ्लूइड इसलिए लगा रहा है कि कहीं पे a का कोएफिशिएंट a की वैल्यू माइनस में है, कहीं भी प्लस में, ठीक। तो अब आपके पास ये तीन फंक्शंस हैं, 1 बाई 1 हर फंक्शन का उसने यहाँ पे जो है वो पैराबोला बना दिया, यानी उसका x की वैल्यू मुख्तलिफ पुट करता गया है, जो फंक्शन की वैल्यूज आई हैं उन्हें प्लॉट करके ये ग्राफ आपके सामने बनता चला गया, ठीक है। उसके बाद इसको 0.01x को देखें तो ये आप देखें ये उसका ग्राफ है, ठीक। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ये जो जैसे ही कोएफिशिएंट इसका 1 से लूज हुआ है तो इसके अंदर कोई स्टीपनेस के अंदर कोई इसमें फर्क आपको थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। ये कर्व ज्यादा वाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये गैप जो है ये आपके पास 10 पॉइंट्स का है, 10 20 30, और इधर जो है ना बड़ा डेसिमल पॉइंट्स में। इसका मतलब अगर ये बहुत बड़ी कर्व बने बहुत बड़े डाटा से तो ये बहुत वाइड किस्म की कर्व बनेगी, ठीक है। बजाय तो ये आपको दोनों एक साइज में लग रही है, लेकिन अगर इन y की वैल्यूज को देखें तो ये इनकी वजह से बड़ी ये वाइड किस्म की कर्व बन जाएगी, ठीक है। इस तरह आपके पास ये एक और कर्व है, ये तीसरे फंक्शन के लिए, ये भी आपके इसमें आप देखें ये बहुत ये आपके पास इसमें मजीद जो अगर आप देखें तो ये एक नैरो टाइप है, इसमें सिचुएशन बनती है कि यहाँ 10 का गैप है और यहाँ हज़ारों का गैप है। अगर ये गैप हम मजीद इसको कम करें तो ये बड़ी नैरो किस्म की आपको ये जो है कर्व मिलेगी। तो ये हमारे पास ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे। तो अब हम देखते हैं कि वही लास्ट जो हमारा इसका हिस्सा था कि 3 पॉइंट्स की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे डेवलप करें। तो 34 में कहता है डिटरमाइन द इक्वेशन of the quadratic function which passes through the points 0, 10, 1, 6 and -2 and 24। अब उसी तरीके से ये तीनों पॉइंट्स हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा, उसके अंदर 1 बाई 1 हमने ये तीनों पॉइंट्स पुट किए। तो जब 0, 10 पुट किया तो हमें शुरू में सी का आंसर 10 मिल गया, जैसे मैंने इस लेक्चर के शुरू में वजाहत की थी। फिर हमने दूसरा पॉइंट 1, 6 पुट किया तो हमें a + b + c = 6 एक इक्वेशन मिल गई। हमने इधर इक्वेशन 1 से c की वैल्यू इसी वक्त में इधर पुट करके c की वैल्यू 10 पुट की और 10 इधर जाके माइनस किया तो 6 - 10 - 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस तरह फिर हमने तीसरा पॉइंट -2 और 24 इसमें इक्वेशन में पुट किया तो हमें 24 = 4
4a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 24 मिल गया। तो सी की वैल्यू ये ऊपर आई हुई है 10, ये इसमें पुट की तो हमारे पास 4a माइनस 2b इक्वल टू 14 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आपस में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से हमें यहाँ पे b का आंसर -5 मिल गया और वो b किसी इक्वेशन में पुट करें तो a का आंसर मिल गया। इस तरह हमें ये तीनों आंसर मिल गए, c, b और a। अब ये तीनों अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन इस फॉर्म में आ जाता है। अब इसके साथ ही हमने वेरिफिकेशन भी कर दी कि अगर हम ये तीनों जो पॉइंट्स हैं a, b और c, अगर हम ये किसी एक पॉइंट वाले एक्सप्रेशन में इसको पुट करें तो ये हमारी दोनों साइडें बैलेंस हो जाएंगी। तो मिसाल के तौर पे अगर 0, 10 के अंदर हम a और b और c पुट कर दें तो ये 10, 10 के बराबर हो जाएगा और ये दूसरी में 6, 6 के बराबर हो जाएगा और तीसरी में 24, 24 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये वो था कि 3 पॉइंट्स की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो फंक्शन है वो कैसे डेवलप करेंगे। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं लाइंस के ऊपर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक रेवेन्यू, क्वाड्रेटिक सप्लाई और डिमांड फंक्शंस और क्वाड्रेटिक इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है जी, आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और रिलेटेड क्वेश्चंस भी पहले एक दफ़ा जितने इसके क्वेश्चंस हैं वो मैनुअली आप कीजिएगा अपने रजिस्टर्स पे, और करने के बाद फिर आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से लेक्चर सुने, रेगुलर रहें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।